वेलकम बैक स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का पाठशाला के चैनल पे। क्लास 10th की नई सीरीज, आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग एसएसटी की एक नई सीरीज लेके आए हैं। पेपर जल्दी स्टार्ट होने वाला है। हिस्ट्री का कंटेंट अपलोड हो रहा है क्लास 10th को लेके, ज्योग्राफी का भी हो रहा है, सिविक्स का भी होगा और इकोनॉमिक का भी होगा। बिफोर योर एग्जाम टर्म 2 में जो भी चीज़ें आ रही है सारी चीज़ें पहले से अपलोड होंगी। तो हम क्योंकि चैप्टर की रिविजन देख रहे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी जल्दी आप लोगों के लिए मैं लेके आऊँगा। तो हम आइए स्टार्ट करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि चैप्टर जो है हमारा मिनरल एंड रिसोर्स 10th क्लास का है। अब पार्ट 2 है, यानी कि आई होप, मैं उम्मीद करूंगा सभी लोगों से कि सभी लोगों ने पार्ट 1 देखा होगा। आप लोग अभी तक हमारे साथ चैनल पे नहीं जुड़े हैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे, तो जरूर जुड़ने की कोशिश करिएगा। रीजन बस इतना सा है कि अगर आप हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ट्विटर और टेलीग्राम जो भी चीजें हैं आप देख सकते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी अवेलेबल है। आप अगर इन सभी चीज़ों के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे तो ऑफ कोर्स आप सभी लोगों को जो भी नोट्स से रिगार्डिंग चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। अब क्योंकि हमने पहले बात करी थी पिछले पार्ट में कि हम देख रहे थे मिनरल्स के बारे में, और मिनरल्स में हमने मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स देखा था, और उसमें से भी हम फेरस देख रहे थे, फेरस मिनरल्स। ऑफ कोर्स फेरस मिनरल्स जिसमें लोहे की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और नॉन फेरस में लोहे की मात्रा होती ही नहीं है। याद करिए, हमने पहले पार्ट में इसको पढ़ने की कोशिश करी थी। अब हम फेरस का ही पार्ट सेकंड पार्ट में देखने वाले हैं कि फेरस जो होता है, मतलब फेरस मिनरल जो होता है, रिसोर्स फेरस या मिनरल्स या जो भी मिनरल है वो होता जो है, वो असल में इसके कितने टाइप होते हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे। किसमें? वो हम देखने की कोशिश करेंगे इस वाले पार्ट में। तो आयरन ओर, सम इंडस्ट्रीज यूज फेरस मटेरियल्स, हमें पता है भाई फेरस मटेरियल्स यूज करते हैं। अब फेरस में जो आयरन ओर होता है, ऑफ कोर्स हमें पता है कि फेरस में लोहे की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन फेरस में भी लोहा दो टाइप का होता है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। ये दो चीज जरूरी है, पेपर में डिफरेंशिएशन पूछ ले तो याद रखिएगा कि हेमेटाइट में 70% जो होता है वो लोहे की मात्रा होती है, और मैग्नेटाइट के अंदर 50 से 60% आयरन जो है कंटेंट होता है। मतलब आप देख रहे हैं कि इसमें भी धांधलेबाजी हो रही है, प्राकृतिक नेचर में भी धांधलेबाजी हो रही है। तो धांधलेबाजी से आप बचें, समझें इन चीजों को। दैट इज वाई हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। ऑफ कोर्स हमें पता है इट इज एक्सीलेंट मैग्नीट्यूड क्वालिटी एंड इज स्पेशली वैल्यूएबल इन द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, और वो है आयरन इंडस्ट्रीज, आयरन ओर इन द टर्म ऑफ क्वालिटी यूज्ड। मतलब दोनों में बस डिफरेंट है कि थोड़ा बहुत किसी दूसरी इंडस्ट्री में जो मैग्नेटाइट होता है, मैग्नेटाइट या मैग्नेटाइट कुछ भी बोला जाता है इसे, तो वो कहीं और यूज होता है, और इसमें परसेंटेज आप देख सकते हैं। ऑफकोर्स जिसमें लोहे की मात्रा ज्यादा होगी, बच्चे आप साइंस पढ़ते हैं तो जिसमें लोहे की मात्रा ज्यादा होगी तो वो चीज एक होता है ना मैग्नेट को, वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। जिसमें लोहे की मात्रा कम होगी वो कम अट्रैक्ट करेगा, और कुछ इसमें डिफरेंट नहीं है। अब आयरन ओर, ऑफ कोर्स हमें पता है कि आयरन ओर के अंदर हेमेटाइट और मैग्नेटाइट मैंने बता दिया। अब हमारी इंडिया के अंदर 90% ऑफ टोटल रिजर्व आयरन ओर इज लोकेटेड इन उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। हमारी इंडिया में ऐसा नहीं कि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है नहीं। मान लीजिए कि इसमें 70% बोल रहे हैं, इसमें 50 से 60% बोल रहे हैं, तो ऑफकोर्स आयरन ओर की भाई हमारा बैकबोन ऑफ द कंट्री है। तो अब ये देख सकते हैं कि देखा यहाँ पे लिखा हो ना, आयरन ओर फील्ड्स, आयरन ओर माइंस, आयरन ओर एक्सप्लोटेशन, मैग्नीशियम। अब ऑफ कोर्स ये वाला पार्ट कहाँ पे? उड़ीसा का पार्ट, याद करिए बैटल ऑफ कलिंगा हुआ था, ये वाला पार्ट थोड़ा कर्नाटका का, थोड़ा तेलंगाना का। इधर के पार्ट में हम आयरन ओर की मात्रा बहुत ज्यादा देख सकते हैं, और यहाँ के इलाकों में, इंडिया के इन इलाकों के अंदर अब आता है। अब पेपर में जो मैप वाला क्वेश्चन आएगा ना, वो इस वाले पार्ट से जरूर आएगा, तो ये वाला पार्ट आप जरूर देखने की कोशिश करिएगा कि कहाँ कहाँ पे हम देख लो, राउरकेला, दुर्गापुर, ऐसी जगहों पे आयरन ओर बहुत ज्यादा मिलता है। अब मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं। मैग्नीशियम भी एक तरीके का आयरन ओर है। ऑफ कोर्स स्टील बनाने के लिए मैग्नीशियम का इस्तेमाल करा जाता है। ये चीज पेपर के अंदर आएगी क्योंकि मिनरल एंड रिसोर्स पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए। अब ऑफ कोर्स उड़ीसा के इलाकों में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तेलंगाना, गोवा, झारखंड, इधर के इलाकों में भी पाया जाता है मैग्नीशियम भी आयरन ओर में सबसे खतरनाक है। अब यहाँ पे नॉन फेरस मेटल, देखो दो मेटल हो गए ना, एक हो गया फेरस में भी हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। हेमेटाइट के अंदर हमें पता है 70% और मैग्नेटाइट के अंदर हमें 60 से 50%। ये हो गया फेरस मटेरियल। अब उसमें फेरस में मैग्नीशियम भी फेरस मटेरियल भी आता है ना, उससे स्टील बना रहे, थोड़ा बहुत होता है उसमें। लेकिन नॉन फेरस मटेरियल में कॉपर हो गया और बॉक्साइड हो गया, इसमें लोहे की मात्रा होती ही नहीं है। तो होती नहीं है तो ऑफकोर्स थोड़ा बहुत इसको भी समझ लो कि बॉक्साइड से एल्युमिनियम बनाया जाता है, उससे स्टील बनाया जाता है, इससे एल्युमिनियम बनाया जाता है। कंस्ट्रक्शन, एयरक्राफ्ट, यूटेंसिल, इलेक्ट्रिक, कितनी सारी चीजें आपकी लाइफ में एल्युमिनियम के बिना कुछ नहीं है।
आसपास घूम के देख लीजिए, ये पाइप अगर आप देखें यहाँ पे हमने लगा रखी है, ये पाइप जो आपको दिखाई दे रही है एल्युमिनियम की, लोहे की नहीं। अगर आप इसको चिपकाओगे उससे तो ऑफ कोर्स ये लोहा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, है ना, मतलब सॉरी मैग्नेट जो होता है चुंबक उसको कैच ही नहीं कर पाएगा। आप देख लीजिएगा एल्युमिनियम के अंदर कभी भी क्या कहते हैं, आप लोहे को नहीं कैच करवा सकते, है ना, तो एक रीजन है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स उड़ीसा जो है सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्शन जो है इसका उड़ीसा के अंदर सबसे ज्यादा होता है किसका, बॉक्साइट का। बॉक्साइट बनाता क्या है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है वो नॉन फेरस जिसमें लोहे की मात्रा होती नहीं है। कॉपर भी एक पार्ट हो गया। ऑफ कोर्स कॉपर के लिए तो आप क्या क्या बनाते हैं भाई, आप इवन गोल्ड के अंदर भी कॉपर का इस्तेमाल करा जाता है। और हमारी इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री जितनी भी होती है, जो वायर बनाती हैं, वो सारी की सारी कॉपर पे, जितनी मशीनें बनती है, सारे पंखे मोटर फलाना ढिमकाना, एवरीथिंग यू कैन सी, सारा का सारा कॉपर से बनता है। बहुत आसान है ना, नॉर्मल है, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ऑफ कोर्स गोल्ड जैसे प्रीशियस मेटेरियल के अंदर कॉपर का इस्तेमाल होता है। और आप लोगों जब 11th क्लास में जाएंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप देखेंगे कि कॉपर का इस्तेमाल भी कहीं कहीं होते हुए देखा गया है। ओके, अब यहाँ पे नॉन मेटालिक में बात कर लेते हैं। मतलब हमने शुरुआत में बेसिक पहले आपको बता दिया था, बेसिक में बताया था मेटालिक नॉन मेटालिक। अब मैंने मेटालिक में फेरस नॉन फेरस के पार्ट बता दिए थे। अब मैं नॉन मेटालिक मेटल में मीका की बात कर रहा हूँ। यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एंड फेरेंस, ऑफ कोर्स भट्टी वाले जो इलाके होते हैं या इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज होती है उनमें इस्तेमाल करा जाता है ये। ऑफ कोर्स झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। अब देखो यहाँ पे ना कुछ कॉमन चीजें, आपको कॉमन चीजें याद रखनी पड़ेगी। अगर आप कॉमन चीजें याद रखेंगे तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ सिलेक्टेड प्लेसेस है, जैसे कि यहाँ पे तेलंगाना के बारे में बता रहे हैं, कर्नाटका के बारे में बता रहे हैं, झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, ये तो एक कॉमन प्लेसेस है, यहाँ पे सारे रिसोर्स मिल ही रहे, है ना। तो आप ना कुछ सिलेक्टेड नाम याद रख लीजिए, ज्यादा रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। ये नॉन मेटालिक में हो गया। अब ये सारे मिनरल्स हमें समझ में आ गए। क्लास 10th में इतना ही है, क्लास 11th और 12th में जाएंगे तो और डीपली जानने को मिलेगा। बट आई एम नॉट टेलिंग अबाउट दिस कि इतना डीपली आप समझो, क्लास 10th के लिए बहुत होता है ये। अब यहाँ पे एनर्जी रिसोर्स, ऑफ कोर्स एनर्जी, शरीर को चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही हमें पूरी तरीके से क्या कहते हैं, शरीर को चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, देश को चलाने के लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। दैट इज वाई कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स के बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए कन्वेंशनल, अब कन्वेंशनल में कमर्शियल आ गया, नॉन कमर्शियल आ गया। नॉन कन्वेंशनल के अंदर बायो एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी और ऑफ कोर्स अर्बन वेस्ट से चीजें जो होती है उससे भी एनर्जी बनाई जाती है। नॉन कन्वेंशनल जैसे कि फायरवुड, स्ट्रॉ और उसके ड्राई ड्रग करके है वो। और कमर्शियल के अंदर कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी। कुछ ऊर्जा के ऐसे संसाधन होते हैं जिनको बनाने के लिए काफी लंबा समय लगता है और बहुत कम समय के बाद बन पाते हैं, उन्हें हम कन्वेंशनल रिसोर्स बोलते हैं। और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स जिनको बनाया जा सकता है, जिनका इस्तेमाल हम कर रहे हैं और उनको बनाया जा सकता है, वो है हमारे नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स, है ना। तो ये है हमारे कन्वेंशनल, जैसे वुड, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ऐसा नहीं कि आप रातों रात में ही इसको बना लेते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत लंबा समय लगता है इनको बनाने के लिए, इसलिए कन्वेंशनल रिसोर्स है। अब कन्वेंशनल रिसोर्स में अगर हम सिर्फ कोल की बात करें तो कोल में आप यहाँ पे एथ्रासाइट और यहाँ पे बिटरूमी और उसके बाद नेवली इग्नाइट करके, ये भी कोल के भी टाइप होते हैं। ऑफ कोर्स कोल आपने देखा होगा, आप एक मूवी पढ़ी होगी, अगर पढ़ी कह रहा हूँ, देखी हो, अगर आपने भोकाल मूवी देखी हो, भोकाल मूवी में भी दिखाने की कोशिश करी थी कि कोयले के भी टाइप होते हैं। कुछ कोयला होता है जो सिर्फ जलता ही रहता है, उसमें धुआं निकलता रहता है और जल्दी ठंडा हो जाता है और उसमें इतना ज़्यादा हीट भी जनरेट नहीं होता है, तो वो कौन सा कोयला है। और एक कोयला होता है जो ट्रेन में पुराने समय में डलता था, जिसे हम कच्चा कोयला बोलते थे, उसको पकाया जाता है। पका हुआ कोयला बहुत महंगा बिकता है, कच्चा कोयला बहुत सस्ता बिकता है। अब यहाँ पे आपको मुझे बताना है कि कच्चा कोयला और साथ में पक्का कोयला, इनमें से कौन सा है, उसको हम ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में दूसरे नाम से पुकारते हैं। सो अगर आपने भोकाल मूवी देखी होगी तो आप बहुत अच्छी तरीके से बता पाएंगे कि कच्चा और पक्का कोयला कौन सा होता है, ठीक है। तो अब ये टाइप है, तो इसमें ऑफ कोर्स अलग अलग टाइप है, लेकिन कोयला जो है हमें इतना पता है कि ऐसा इंपॉर्टेंट है ना कि बहुत जगह इस्तेमाल होता है। थर्मल प्लांट के अंदर लोहे को, ऑफ कोर्स लोहा बनाने के लिए कोयले का इस्तेमाल होता ही होता है। पहले चारकोल होता था और अब कोयले का इस्तेमाल होने लग गया। और ऑफ कोर्स हमें पता है कि कोयला को निकालने के लिए खदानों, मतलब बहुत डेंजर तरीके से हम माइनिंग कर पाते हैं कोयले के लिए। ऑफ कोर्स कभी कभार जब हम बहुत गहराई में कर रहे हैं खनन, तो बहुत बार ऐसा होता है कि खदान की छतें गिर जाती है। कभी कभार ऐसा होता है
है कि खदानों में आग लग जाती है, कभी कभार माइनिंग बहुत नीचे हो रही तो वहाँ पानी भर जाता है, भाग नहीं सकता है बंदा, तो सोचिए कितनी दिक्कत होती है। इसीलिए अब यहाँ पे कोयला जो होता है जो हम निकाल रहे हैं उससे बहुत दिक्कतें भी होती है। क्षेत्र के जो भी जल का इलाका होता है उस क्षेत्र के अंदर वो खराब हो जाता है, घोल कचरा ये सारी चीजें हम मिट्टी के अंदर मिला देते हैं। दूसरा, उस इलाके के अंदर पूरी तरीके से नदी प्रदूषण जो है वो बढ़ता रहता है। सो दैट इज वाई हमें ये याद रखना पड़ेगा कि खनिज जो है उसका संरक्षण करने की तो हमें जरूरत है, बिकॉज ये इसीलिए क्योंकि इसको बनने में काफी समय लगता है, नेचर में ये कुछ सिलेक्टेड ही है, हर जगह मिलते नहीं है, और ऑफ कोर्स इन्हें दोबारा से पुनः प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है, और हमारी आने वाली पीढ़ी अगर इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगी तो हमें दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हमें इसका कंजर्वेशन भी करके रखना है, संरक्षित करके भी रखना है, क्योंकि माइनिंग जो है ना इतनी आसान नहीं होती करनी है। माइनिंग अब मैं कह सकता हूं कि पृथ्वी के अंदर से बहुत मूल्यवान वस्तुओं को निकालना ही एक तरीके की माइनिंग है, क्योंकि वो तो एक रिसोर्स है। अब खनन जो होता है, खनन को इफेक्ट करने वाले दो कारक होते हैं, फिजिकल और इकोनॉमिक फैक्टर। मतलब मान लीजिए कि आपके घर के पीछे बहुत नीचे जाके कह रहे हैं कि सोना निकलेगा या आपका हीरे जवाहरात या मैं कह सकता हूँ गोल्ड निकलेगा या डायमंड निकलेगा। आप सोचिए, तो ऐसा तो नहीं है कि आपने बस सुन लिया और आपने कहा चलो निकालने चलते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। बहुत हम सोच समझ के सोचते हैं कि यार ऐसे निकाले ना निकाले, मतलब क्योंकि उसमें खतरा है। खतरा इन द सेंस फिजिकल फैक्टर भी मैटर करता है और इकोनॉमिक फैक्टर भी मैटर करता है। वो क्या मैटर करता है वो समझिए। फिजिकल फैक्टर में ये मैटर करता है कि अगर मान लीजिए कि आपके घर के पीछे कोई रिसोर्स है, मैंने बता दिया कोई मिनरल है, कोई रिसोर्स है, अब वो रिसोर्स अगर क्या कहते हैं नॉन कन्वेंशनल है, यानी कि कोयला, अब वो बहुत नीचे धरती में, तो फिजिकल फैक्टर है। अगर धरती में बहुत नीचे है तो उसको निकालेंगे कैसे, और अगर है धरती में नीचे तो कितने बड़े साइज में, और जो भी वो है असल में वो क्या ग्रेड है उसका, ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, क्या ग्रेड है, ग्रेड इन द सेंस उसकी कितनी वैल्यू है, कितना वैल्यूएबल है वो। तो फिजिकल फैक्टर इसलिए मैटर करता है। इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब ये हो गया कि जब आप उसे निकालोगे तो ऑफकोर्स उसमें क्या टेक्नोलॉजी लगेगी वो भी तो मैटर करेगा, टेक्नोलॉजी मैटर करेगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कितनी लेबर लगेगी तो पैसा लगेगा, उनको तनख्वाह देनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी फैमिली मिलके ही निकालने लग जाएंगे रिसोर्सेज को, ऐसा नहीं है ना। तो इसीलिए तो अब ये मेन हो गया। अब मेथड तो हमें पता है कि माइनिंग के दो ही तरीके होते हैं, सरफेस पे और अंडरग्राउंड में जाके हम माइनिंग करते हैं। सरफेस में तो चलो मान लीजिए कि ऊपर के हिस्सों में है तो आप ड्रिलिंग कर लेंगे या कुछ मशीन लगा लेंगे, आसान होता है, सस्ता होता है। लेकिन अंडरग्राउंड जाके अगर बहुत नीचे जाके यहाँ पे कहीं गोल्ड है, सोना है, तो इतना सारा लिफ्ट बनाएगा कौन, मैनेजमेंट करेगा कौन, तो ऑफ कोर्स ये महंगा होता है। वेंटिलेशन प्रॉब्लम, फायर की प्रॉब्लम, पानी के भर जाने की प्रॉब्लम, पता नहीं कितनी सारी प्रॉब्लम इसमें होती रहती है ना, समझ रहे। तो ये सारी प्रॉब्लम इसमें होती रहती है और इसीलिए इसमें पैसे की बहुत जरूरत पड़ती है, तो इसलिए इसमें दिक्कत है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही इस वीडियो के अंदर। बहुत शॉर्ट में मैंने समझाने की कोशिश करी है इस चैप्टर को। वीडियो के अगले पार्ट में मिलेंगे जो मिनरल एंड रिसोर्स से रिलेटेड होगा। खत्म हो जाएगा चैप्टर, कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें हम पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के बारे में, तो ये सारा हम पढ़ेंगे कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, दिस इज इट इन दिस वीडियो। आज़ाद रहे, गाजियाबाद रहे, हमारे वीडियोस देखते रहे। जय हिंद, जय भारत, दिस इज इट इन दिस वीडियो।